स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यशु दिव्या एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का नया टॉपिक जिसका नाम है फ्री फॉल। अब आपको पता है फॉल मतलब क्या? फॉल मतलब गिरना। ओके, अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा, लेकिन अगर इसे मैं छोड़ दूं अभी तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब मैं इसे हाथ पर रख देता हूं तो ये नीचे नहीं गिरता। अब देखिए नीचे तो गिरना चाहिए ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? अर्थ का ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है क्या? नहीं गिरता। क्यों? अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ पर रखा है तो मेरा हाथ इस पेन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स का नाम होता है बॉयंट फोर्स। क्या नाम होता है? बॉयंट फोर्स। या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, जो बहुत कम होता है। अब देखिए किस प्रकार, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है? बॉयंट फोर्स। ओके, या फिर हम उसे नॉर्मल फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ पर पेन है तो मेरे हाथ ने इस पेन को ऊपर की तरफ उठाया है और एक फोर्स लगा के ऊपर की तरफ उठाया है, इसलिए पेन जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। ओके, अब फ्री फॉल के बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, इसे अगर मैंने रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? अर्थ की तरफ मूव होना शुरू कर देगा। देखिए, दिस इज आवर अर्थ। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ आवर अर्थ। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। इसकी स्पीड कितनी होगी? जिसकी स्पीड अभी है 0 मीटर पर सेकंड। ओके, क्यों? क्योंकि अभी वो रेस्ट पोजीशन में है, मतलब अभी रिलीज नहीं किया है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 0 होती है। मान लीजिए कि 0 मीटर पर सेकंड इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, या फिर इनिशियल स्पीड कहेंगे। अब देखिए, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूंगा, मतलब इस पॉइंट से छोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ, अर्थ की सरफेस की तरफ, या फिर हम कहेंगे कि अर्थ की सेंटर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब जब मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नीचे चला आएगा। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मतलब गिर जाएगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है या गिर रहा है, उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट करने की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। मोशन में आ गया मतलब क्या? उसकी स्पीड चेंज हो गई। ओके, अब ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ओके, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वो मोशन में आ गया। किसकी वजह से मोशन में आ गया? क्योंकि अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया, इसलिए ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि वो मोशन में आ गया। क्यों मोशन में आ गया? क्योंकि अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो, उसकी जो मोशन है उसे हम कहेंगे फ्री फॉल। फिर से एक बार, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ओनली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ, देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की फोर्स की वजह से अगर मोशन में आ रहा हो तो उस मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल। ओके, अब देखिए यहां पर सरफेस पर कितनी वैल्यू होती है जी की? सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे नीचे चला आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मुझे बताइए। उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि
ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन से हो रही है। ओके, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और फोर्स कहां से लग रहा है? फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर से लग रहा है। फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन की ओर ऑब्जेक्ट गिरता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है? अभी 0 है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो हर सेकंड बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। इतने अमाउंट से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड बढ़ जाएगी। ओके, मतलब क्या, मुझे बताइए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा होता है ऊपर से, सर्टेन हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है, हम कहते हैं उसे फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल मतलब नीचे गिरते समय, ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ओके, फ्री फॉल के समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है। ओके, मतलब क्या, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स अप्लाई होना चाहिए? सिर्फ यही फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स से वजह से मोशन में आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की उस मोशन को क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। देन देखिए सेकंड, इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। बरोबर, यहां पर देखिए कितनी वेलोसिटी है? 0। छोड़ दूं तो यह अर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा। तो अर्थ की तरफ जैसे से जाएगा वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा है, इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हमें पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे चला आता है उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्यों? एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हर सेकंड मतलब चेंज इन वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद खुद की वेलोसिटी चेंज करना। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया तो उसके और अर्थ की सेंटर के बीच में डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करने की वजह से वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ गई मतलब क्या? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। वेलोसिटी मोर, एक्सेलरेशन मोर। ओके, देन थर्ड देखिए, ड्यूरिंग फ्री फॉल द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर अपोजेस। अब देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, मान लीजिए है 500 ग्राम। कितना है? 500 ग्राम है। अब देखिए, आपने अपने डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखा होगा। आप अपने छत के ऊपर जाइए और कोई कागज का टुकड़ा नीचे फेंक दीजिए तो वो बच्चों स्ट्रेट मोशन में नीचे नहीं आता। ओके, अगर उसका मास बहुत कम हो तो आपको दिखेगा कि ऐसे 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 आ रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? और आप सेकंड एग्जांपल लीजिए जिसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज 2 किलोग्राम का है। ओके, इसका मास ज्यादा है तो आप देखेंगे 2 किलोग्राम का अगर ये कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर उसे आप एक सर्टेन हाइट से रिलीज कर दोगे तो वह स्ट्रेट डायरेक्शन में वन लाइन में नीचे चला आएगा। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने कम मास वाला ऑब्जेक्ट रिलीज किया तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो यहां एयर भी प्रेजेंट होती है, राइट? तो अगर एयर की इंटेंसिटी खूब ज्यादा हो, मतलब हम कहें कि विंड जो है वो
फ्लो हो रही है और उसकी स्पीड ज्यादा हो, विंड मतलब वारा, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका मास मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए है 50 ग्राम। ओके, अब ये जब नीचे चला आएगा, मान लीजिए यहां पर आ गया, ओके, यहां से यहां तक वो स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि यहां से विंड फ्लो हो रही है इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो विंड क्या करेगी, विंड अगर मोशन में है तो वो भी एक फोर्स अप्लाई करेगी, क्या उसे कहते हैं हम रेजिस्टिव फोर्स। वो क्या करेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगी, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो क्या हो सकता है, जब एयर इससे टकराएगी तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे चला आएगा, फिर अगर यहां से एयर टकराई तो ये फिर यहां से ऐसे चला आएगा और ऐसे ऐसे वो नीचे चला आएगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि एयर उस ऑब्जेक्ट की मोशन को टॉलरेट कर रही है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे चला आ रहा है उसके रास्ते में कांटा बनेगी या फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। कौन करेगी, एयर एक फोर्स लगाएगी जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन है वो फ्री फॉल में है, मतलब ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए अर्थ का ग्रेविटी फोर्स। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर जब ये नीचे गिर रहा है तो इस पर अर्थ का भी ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और दूसरा जो विंड है जो फ्लो हो रही है एटमॉस्फेयर में वो भी एक फोर्स अप्लाई करती है, वो है रेजिस्टिव फोर्स। तो इस केस में ये फ्री फॉल एक्चुअल फ्री फॉल नहीं है। तो देखिए, फ्री फॉल, ट्रू फ्री फॉल मतलब ऐसा कब होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा हो, या फिर एक ही फोर्स अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा हो। तो ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब वैक्यूम हो, मतलब वहां एयर नहीं होने चाहिए, एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो फ्री फॉल जो है, ट्रू फ्री फॉल, वो वैक्यूम में ही पॉसिबल है, ट्रू फ्री फॉल। अब देखिए वैक्यूम में क्या हो जाएगा, वैक्यूम में होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, ओके, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ अभी एयर नहीं है, इसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, भले इसका मास कितना भी हो, भले इसका मास 5 किलोग्राम हो, ओके, और मान लीजिए ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई फिदर है, ओके, इसका मास है सपोज 5 ग्राम, ओके। अब देखिए, अगर आप क्या करें, स्टॉप वॉच स्टार्ट करें और दोनों को, इसका मास है 5 ग्राम और इसका मास है 5 किलोग्राम, दोनों को आप एक ही टाइम पर रिलीज कर दो, तो वो दोनों सेम टाइम में अर्थ की सरफेस तक आ जाएंगे, ओके, सेम टाइम में। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ओके, ऐसा एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया है कि एक आयरन के स्फीयर को लिया जाता है और एक फिदर को लिया जाता है, फिदर को, और दोनों को ही सेम टाइमिंग पर रिलीज किया जाता है। वो दोनों ही जो सरफेस है, ओके, उसको रीच करते हैं सेम टाइमिंग में। मान लीजिए अगर ये 5 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस तक आने तक मान लीजिए उसने लिए सपोज 5 सेकंड, ओके, तो ये भी कितना लेगा, 5 सेकंड ही लेगा। कितना लेगा ये भी लेगा 5 सेकंड, ओके। सो फ्री फॉल होते समय, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम छत पे ऊपर गए और हमने कोई ऑब्जेक्ट रिलीज किया तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन हम उसे ट्रू फ्री फॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट पर। तो ट्रू फ्री फॉल सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। अगर वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो भले ही मास कितना भी हो ऑब्जेक्ट का, ओके, कम मास हो या ज्यादा मास हो, मतलब अगर आप दो ऑब्जेक्ट को लोगे और दोनों को एक ही हाइट से एक ही टाइम पर रिलीज करोगे, तो भले उनका मास कम ज्यादा हो लेकिन वो अर्थ की सरफेस तक या जमीन पर आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम में नीचे आ जाएंगे, ओके। तो यही है फ्री फॉल। नेक्स्ट है न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में आपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे होंगे,
ओके, न्यूटन के हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन देखे। उन काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके हमें इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब हमें यह देखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो, मतलब वो नीचे गिर रहा हो, ओके, मतलब वो उसकी जो मोशन है वो फ्री फॉल हो, या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूले पता है, लेकिन उन फॉर्मूलों को थोड़ा हमें चेंज करना है। देखिए पहला इक्वेशन क्या है काइनेमेटिकल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को हम देखिए कैसे लिखेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो, मतलब फ्री फॉल मोशन में हो, या फिर हम कह सकते कि फ्रीली फॉल हो रहा हो, नीचे गिर रहा हो। क्यों नीचे गिर रहा हो? अर्थ के फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, ओके, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? पोजीशन चेंज होना। ऑब्जेक्ट यहां था, नीचे गिर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव हो रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। और दूसरी बात कि फोर्स कहां से लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है, और जो है इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। मतलब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा अर्थ का, उस वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे अट्रैक्ट हो जाएगा। और हो क्या रहा है कि ये ऑब्जेक्ट भी नीचे ही जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन से मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे वक्त अब देखिए यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0। मैंने रिलीज किया, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। 1 सेकंड बाद कितनी हो गई वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड बाद फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 19.6 इतनी हो जाएगी। मतलब यह ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब देखिए, अब मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? और पहले कितनी थी? 0, 9.8, 2 सेकंड बाद 19.6, 3 सेकंड बाद ज्यादा हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उस मोशन को हम कहते हैं, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसलिए जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी, ओके। और जी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक की जगह हम लेंगे जी। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मीन्स क्या? फाइनल वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को रीच करेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अगर हमें निकालना हो तो देखिए इक्वेशन को चेंज कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यह ऑब्जेक्ट जब सर्टेन हाइट पर है, अभी तक रिलीज नहीं किया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। अब ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी? 0 थी। तो u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 80। ए की जगह हम लेंगे g। ए मतलब एक्सेलरेशन, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और टाइम को वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए क्या आ गया? v इज इक्वल टू जी टी, ओके। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू, या फिर मैं इसे ही लिख देता हूं, v इज इक्वल टू जी टी, ओके। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ओके। यहां पर t का स्क्वायर है, ध्यान में रखिए। s इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब देखिए s का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम s सिंबल से डिनोट करते हैं। u का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या?
एक्सेलरेशन, टी का मतलब क्या, टाइम। तो देखिए अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो तो उसके अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो, 0। ओके, ऊपर जब तक रिलीज ना किया हो तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। मतलब यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 है, छोड़ देने के बाद बढ़ जाएगी। तो u की वैल्यू 0 प्लस 1/2 एज इट इज। एक की जगह हम क्या पुट करेंगे, g, और t एज इट इज, तो हो गई gt²। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू 1/2 gt²। यहां सिर्फ t का स्क्वायर है, यह बात ध्यान में रखिए। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये कब हम यूज करते हैं इक्वेशन, जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे। तो एक ही जगह g लेना मतलब कोई नई बात नहीं है। a का मतलब एक्सेलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कोई टू व्हीलर है तो उसमें जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वहां हम a यूज करते हैं। या फिर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई तो उस वक्त उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस वक्त हम a यूज करते हैं। लेकिन जब ग्रेविटी फोर्स की वजह से, मतलब अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी वजह से जब फोर्स अप्लाई होता है तो वहां हम g यूज करेंगे। तो देखिए v² इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 0। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का स्पीड कितना था, वो था 0। तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, प्लस 2। a का मतलब क्या, एक्सेलरेशन। अब हम यूज क्या करेंगे, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और s। ओके, सो क्या हो जाएगा, देखिए v² इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2gs। मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gs। ओके, ये तीनों इक्वेशन हमें यूज करने हैं कब, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये तीनों इक्वेशन कब यूज होंगे, जब g की वैल्यू पॉजिटिव हो, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो, मतलब वो फ्री फॉल हो रहा हो, फ्री फॉलिंग में हो, जब वो सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा हो, या फिर हम कहें कि गिर रहा हो। ओके, देन नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा हो, मतलब मान लीजिए ये पेन है, ओके, मैंने उसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो क्या हो जाएगा, ये जो पेन है वो अर्थ की सरफेस से सर्टेन हाइट तक ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है, या फिर कहे कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। और लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो इस वक्त जब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड, अब देखिए मैंने जोर से थ्रो किया तो इसमें इतनी स्पीड आ गई, इतनी स्पीड, इनिशियल स्पीड, या हम कहे कि इसे जब मैंने थ्रो किया तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी इतनी आ गई कि उस वेलोसिटी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए कि 10 मीटर इतनी हाइट तक ऊपर गया। मतलब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, और फिर से वो नीचे चला आएगा। अब हमें ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो आप मुझे बताइए क्या होता होगा। साधारण सी बात है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाते हैं तो वो सर्टेन हाइट तक जाने के बाद फिर नीचे गिर जाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को बहुत जोर से थ्रो किया, थ्रो करते समय इसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सपोज कीजिए इसमें
इनिशियल वेलोसिटी इतनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद 10 मीटर हो जाएगी, फिर ऊपर थोड़े से और ऊपर जाने के बाद 5 मीटर पर सेकंड, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, मतलब मुझे बताइए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो जाना। पहले थी 20, ऊपर थोड़े जाने के बाद 10 मीटर पर सेकंड, और थोड़े ऊपर जाने के बाद 5 मीटर पर सेकंड, और थोड़े ऊपर जाने के बाद 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमें पता है अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही हो और अर्थ उसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो तो वेलोसिटी ऊपर जाते समय डिक्रीज हो जाती है। इसलिए तो जब आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब बैट्समैन बॉल को हवा में घुमाता है, मतलब हवा में मारता है, तो क्या हो जाता है, बॉल एक सर्टेन हाइट तक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब बॉल को वो बैट से मारता है तो उसमें इतनी स्पीड आ जाती है कि वो एक सर्टेन हाइट तक ही जाता है, और वहां पर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है और बॉल नीचे गिर जाता है। ओके, मतलब क्या, बॉल जब मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसे भी हम एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि स्पीड तो चेंज हो रही है ना, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए जी की जो वैल्यू है वो कैसी ली जाएगी, वो नेगेटिव ली जाएगी। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में 2nd चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र हुआ है तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है। मान लीजिए ये कोई जमीन अर्थ का सरफेस है और उसके ऊपर ये स्टोन है, ओके, बड़ा वाला स्टोन है जिसका मास होगा, सपोज मैं कहता हूं इसका मास है 100 किलोग्राम, और आप जो है उस स्टोन के पास गए और उससे थोड़ा सा कांटेक्ट बनाते हुए उसके पास खड़े हुए गए, तो अब मुझे बताइए इस स्टोन की वजह से आपको कोई डैमेज होगा क्या? आपका जो बॉडी पार्ट है कोई डैमेज होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि अब साधारण सी बात है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब है, लेकिन जब ये अर्थ के सरफेस पर होगा तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब क्या कीजिए कि अगर यहां कोई आदमी खड़ा है, ओके, और यहां से मैंने एक स्टोन, मतलब मान लीजिए कि इस स्टोन की हाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से 2 मीटर पर है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज कर दिया, इस स्टोन को मैंने रिलीज कर दिया, तो मुझे बताइए नीचे जाकर क्या होगा? इस आदमी के अगर सर में ये स्टोन गिर जाए तो इस आदमी का जो सर है वो फट सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने हाइट से छोड़ा है, 2 मीटर हाइट से रिलीज किया है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ गई। क्यों? हाइट बढ़ जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ गई। भले ही इसका मास, मान लीजिए भले ही इसका मास 2 किलोग्राम क्यों ना हो, ओके, 2 किलोग्राम क्यों ना हो, लेकिन इसके पास इस पॉइंट पर 2 मीटर की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को मैं 3 मीटर की हाइट तक ले जाऊं, उस वक्त उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है, मतलब मोशन में आ रहा होता है, जब मैं इस स्टोन को रिलीज कर दूंगा, ये स्टोन रिलीज करने के बाद अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने के बाद इस ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, ओके, या फिर हम कहें कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो जमीन से कितनी हाइट तक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम आसान भाषा में कहते हैं कि हमारे कॉलोनी में एक लड़का है, उसके पास तो बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या? हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखिए एनर्जी जो है पोटेंशियल, ओके, उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने। अब देखिए मान लीजिए
ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। अब मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर है, ओके। मैंने क्या किया, मैंने मेरी थोड़ी एनर्जी खर्च की और एनर्जी खर्च करके इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करके मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया, यहां तक लेके गया, ओके। यहां तक मैं उसे लेके गया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट पहले अर्थ की सरफेस पर था, मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर था। फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो गई। मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके मैं उसे 2 मीटर की हाइट तक ले गया, मान लीजिए। मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2 मीटर, ओके। जैसे मान लीजिए यहां पर था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर था, मैं उसे यहां पर ले गया, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, कितनी हो गई, 2 मीटर। मैंने क्या अप्लाई किया, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो ऑब्जेक्ट यहां पर था, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ओके। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कब हुई, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं पेन पर फोर्स अप्लाई नहीं करता इस ऑब्जेक्ट पर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती क्या, नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट तभी होती है जब कोई फोर्स अप्लाई होता है। विदाउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कांट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की होगी नहीं जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ओके। तो अब देखिए, मैंने पेन को उठाया, फोर्स अप्लाई करके मैंने पेन को, या फिर कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया फोर्स अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई किया, ओके। इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। मैंने जो एनर्जी खर्च की, मैंने जो एनर्जी खर्च की इस पर फोर्स अप्लाई करने में, वो एनर्जी क्या हो गई, इसके अंदर वर्क के फॉर्म में स्टोर हो गई। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ, इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है। क्यों, हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है, या फिर काम हुआ है, या कार्य हुआ है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है। अब देखिए, फिजिक्स में ऐसा कहते हैं, मान लीजिए अगर ये दीवार है और उस दीवार का मास बहुत ज्यादा है और आप उसे पुश कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो दीवार जगह से हिली भी नहीं। आप कहेंगे कि मैंने तो वर्क किया है ना, मेरा कितना पसीना बह गया, मैं 2 घंटे से उस दीवार को पुश कर रहा हूं, लेकिन साली हटी ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। तो देखिए, ये तो हो गई डेली रूटीन में हम कह सकते हैं कि हमने वर्क किया, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हम तभी कहेंगे कि वर्क हुआ जब जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ओके। तभी मैंने बताया कि इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये इस हाइट तक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, मतलब इस पर वर्क हुआ है। जो वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर, वही वर्क इसमें स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ओके। मतलब क्या, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, जो वर्क हो गया, जो वर्क डन हुआ है ऑब्जेक्ट पर, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ओके। अब देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो गया और फोर्स अप्लाई होने की वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है, और जो वर्क हुआ है फिर से वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ओके। तो अब देखिए, अब जो वर्क हुआ उसे ही हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसे अर्थ नीचे खींच रही है। मान लीजिए कि ये हमारे अर्थ का सरफेस है, ओके, ये अर्थ का सेंटर है। ऑब्जेक्ट को आप यहां से अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींच रही है। मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट आप उसकी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ओके। सो वर्क डन हुआ है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है और उसकी मतलब उसमें वर्क डन हुआ है। सो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या,
ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क डन हुआ है, ओके, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखिए अब P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पर लिखूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हुई है, ओके, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, ओके। यहां पर गया है ऑब्जेक्ट, यहां पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अब देखिए मुझे बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? वो होता है m इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर गया है, तो ये हाइट मान लीजिए कितनी है h, ओके। ये जितने हाइट पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है तो कहेंगे mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh। अब देखिए ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे, एक बात ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब जी की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब वो 9.8 ही हो। अब देखिए अर्थ के सरफेस से ऊपर 6400 किलोमीटर तक जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब 9.8। मतलब चेंज होता है लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते। मतलब क्या, अर्थ के सरफेस से लेकर 6400 किलोमीटर तक जी की वैल्यू 9.8 ही रहती है, ओके। दूसरी बात, तो मतलब जब जी की वैल्यू कांस्टेंट हो, एक चीज। दूसरी चीज, जब हाइट जो है, मतलब देखिए mgh मतलब क्या? हाइट। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट पर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कितनी हाइट है? अगर हाइट बहुत स्मॉल हो, ओके, देखिए फिर से सुनिए, अगर अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में हाइट बहुत स्मॉल हो तो उस वक्त जो है वो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब जो हमारी अर्थ है उसकी रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो मैंने वही कहा, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत स्मॉल हो, मतलब 6300, 6350, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब हम 10th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो हम फॉर्मूला चेंज करने वाले, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादातर इसका विचार करेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो अगर चेंज हो जाए, मतलब 6400 किलोमीटर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट चला जाए तो वहां पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, वहां पर वो 9.8 नहीं रहती। मान लीजिए अर्थ की सरफेस से 35,000 किलोमीटर इतनी हाइट तक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस वक्त वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी? और ओके, और दूसरी जो हाइट है वो अर्थ की कंपैरिजन में ज्यादा हो तो हम अलग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब जे की वैल्यू 9.8 ही हो और हाइट जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, ओके। देखिए सपोज दिस इज द सरफेस, दिस इज आवर अर्थ, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ आवर अर्थ। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ओके। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ की सरफेस पर। मान लीजिए कि मैं ऑब्जेक्ट जो है इतनी हाइट तक लेके गया जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाते हैं जी की वैल्यू जो होती है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ओके। जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अब देखिए बच्चों, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएंगे, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। मान लीजिए इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी हो गई?
0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइए, अगर मैं कार्टेशियन साइन का यूज करूं, ओके, अब देखिए यहां पर कितना है? 0। 0 के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे क्या होता है? निगेटिव। तो अगर यहां पर वैल्यू 0 है, ओके, तो ऊपर क्या होगी? ऊपर जो होगी, ऊपर वैल्यू होगी पॉजिटिव। ओके, ऊपर जो है वो जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और नीचे क्या होगी? नीचे निगेटिव होगी। अब मुझे ये बताइए, जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके, इस पॉइंट पर जहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए वहां जी की वैल्यू 0 है सर्टेन हाइट तक। अब वो हाइट कितनी होगी मैं बताता हूं। वो हाइट करीब करीब 60,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ओके, 60,000 किलोमीटर। इतने हाइट तक जाने के बाद वो जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब जब यहाँ जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हम उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा? mgh। ओके, फॉर्मूला क्या है? mgh। अब मास तो नहीं बदलेगा उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही रहेगा। हाइट, मान लीजिए हाइट कुछ भी हो, लेकिन जी की वैल्यू कितनी है? 0। और एच, जी की वैल्यू 0 है, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब क्या? जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर चला जाए कि जहां जी की वैल्यू 0 हो जाती है, उस पॉइंट पर जहां जी की वैल्यू 0 हो जाती है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ओके, जिस पॉइंट पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है, उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों बताइए? क्योंकि इस पॉइंट पर लेने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू 0 हो गई है। मतलब ये है कि उस पॉइंट पर जाने के बाद ग्रेविटी फोर्स अप्लाई नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट पर, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 0 हो गई। ओके, सो इस पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ऊपर पॉजिटिव, यहां पर 0, यहां पर कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी ना। ओके, अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो अब देखते हैं कितनी होगी। देखिए, ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। यहां पर मैंने कार्टेशियन साइन का यूज किया है। अब हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला आया किसे? आपके बुक में तो सिर्फ फॉर्मूला ही दे के रखा है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कहाँ? एट सरफेस। सरफेस के ऊपर अगर हमें ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया, ये जो फॉर्मूला है ये हम कब यूज करते हैं? mgh कब यूज करेंगे? जब h की वैल्यू बहुत कम हो, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो बहुत कम हो रेडियस के कंपैरिजन में, और g की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम? जब ऑब्जेक्ट इतनी हाइट तक हो कि जहां h की वैल्यू g की वैल्यू 0 हो जाएगी और हाइट भी इतनी होगी कि वो अर्थ की रेडियस से ज्यादा होगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए आपके बुक में दिया है कि ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका डेरिवेशन जो है वो आपको 11th या 12th साइंस में, फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए मुझे बताइए, हमने क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन। ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि जितना वर्क होता है ऑब्जेक्ट पर, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में
एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना वर्क होगा वही वर्क जो है वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हमें फोर्स का mg ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमने जो देखा था न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वेयर इनटू डिस्प्लेसमेंट देखिए कितनी है। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर है और उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वो हो गई उसकी रेडियस। सो यहां पर लिखिए r। अब देखिए r कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, जी m अपॉन r। लेकिन देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी होती है, सरफेस पर नेगेटिव होती है, तो इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दीजिए। ओके, तो ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहां पर, सरफेस पर, वो होती है नेगेटिव। उसका फॉर्मूला क्या है, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, और अगर आप यहां निकालना चाहोगे कि यह एनर्जी कितनी है, तो मान लीजिए कि ये हाइट है सपोज h। ओके, तो यहां पर होगी एनर्जी जी m माइनस r प्लस h। ओके, इस पॉइंट पर इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी m अपॉन r प्लस h। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। बाकी जो बचा है वो हम अगले वाले लेक्चर में लेंगे। ओके, तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।